वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य के किसी काम आती हैं उन सभी को हम संसाधन बोलते हैं। और संसाधन कई तरीके के होते हैं। कोई भी वस्तु एक ही दिन में संसाधन नहीं बन जाती, उसको विद टाइम संसाधन बनती है वो। जैसे मनुष्य को पहले कोयले के बारे में आइडिया नहीं था तो उसके लिए संसाधन नहीं था, लेकिन जब उसको उसकी उपयोगिता का पता चला तो उसमें वो उसने संसाधन का रूप ले लिया। तो ऐसे ही पहले बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, विद टाइम हमको टेक्नोलॉजी आ जाती है, हमको पता चल जाता भाई इस रिसोर्स के या इस चीज़ के क्या यूज़ हैं। तो इस तरीके से वो कोई भी चीज़ जो है वो संसाधन बन जाती है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो संसाधन 3-4 तरीके से उनको जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है उनका। उपयोग की निरंतरता अथवा अंतिमता के आधार पर, यानी कि वो रिसोर्स जो हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके आधार पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो संसाधन 3 तरीके के होते हैं। नवीकरण योग्य, यानी कि वो संसाधन जिनको हम बार बार उपयोग में लेके आ सकते हैं और जो समाप्त नहीं होंगे तो वो नवीकरण योग्य संसाधन हो जाते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन या समाप्य संसाधन, ये वो संसाधन है जिनका जो है दोबारा से नवीकरण नहीं हो सकता, एक बार उपयोग होने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। तो इनको अनवीकरण योग्य संसाधन बोला जाता है। चक्रीय संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं जो बार बार उनको मॉडिफाई करके हम बार बार काम में लेके आ सकते हैं। जैसे पानी, कोई गंदा पानी हो गया है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट करके उसको दोबारा से यूज़ करें तो ये वाटर का एक चक्रीय यूज़ है। ऐसे ही कोई धातुएं हैं तो धातुएं विद टाइम गल जाती हैं, हम उसको जो है कबाड़ी वगैरह को दे देते हैं। कबाड़ी लोग क्या करते हैं, उनका फिर दोबारा से दूसरी फर्म्स को बेच देते हैं। वो क्या करते हैं, दोबारा से उन धातुओं को यूज़ करते हैं उपयोगी धातु के रूप में। ठीक है। उद्भव के आधार पर संसाधन 2 तरीके के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन वो होते हैं जिनमें जान होती है, यानी कि कार्बन का बहुत ज़्यादा अंश जिसमें होता है, तो वो सारे के सारे संसाधन जैविक संसाधन हो जाते हैं आपके। जैसे पशु पक्षी, वनोत्पाद, फसलें, मछलियाँ, समुद्री जीव। इसके अलावा जो कोयला और खनिज तेल है ये भी आपके जैविक संसाधन में आ जाते हैं। अजैविक संसाधन, ये वो संसाधन होते हैं जो जिनमें जान नहीं होती है या कार्बन का अंश बहुत कम होता है, तो ये सारे के सारे अजैविक संसाधन आ जाते हैं। ये भी 3 तरीके के होते हैं, समाप्य, असमाप्य और चक्रीय संसाधन। समाप्य संसाधन वो होते हैं जिनका जो ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा से नहीं बन सकते। असमाप्य संसाधन वो होते हैं जो बार बार उपयोग में लेके आए जा सकते हैं, जिनका बार बार नवीकरण हो सकता है। इसके अलावा चक्रीय संसाधन, फिर से वही बात आ जाती है, चक्रीय संसाधन वो होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग लेके आ सकते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में। ठीक है। उद्देश्य के आधार पे अगर हम बात करें तो उद्देश्य के आधार पे संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। तो ऊर्जा संसाधन यानी कि वो सारे के सारे संसाधन जिनसे हमें किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो ऊर्जा संसाधन हो जाते हैं। ये भी 2 तरीके के पाए जाते हैं, समाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन। समाप्य, फिर से वही बात आ गई, समाप्य यानी कि वो संसाधन जो उपयोग के बाद में समाप्त हो जाएंगे, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज इत्यादि। असमाप्य संसाधन ये वो होते हैं जो समय के साथ में अगर हम इनको उपयोग में लेके आएंगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये हालांकि प्रकृति ने ही दे रखी हैं सारी की सारी चीज़ें, नेचुरल हैं सारी की सारी चीज़ें, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगी। फिर हम बात करते हैं कच्चा माल की, यानी कि वो संसाधन जिनसे हमें किसी उद्योग के लिए, किसी काम के लिए जो एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में आते हैं। इसके भी 3 पोर्शन हो जाते हैं, खनिज संसाधन, पशु एवं जीव जंतु, वनस्पति। अब ये खनिज संसाधन कौन से हो जाएंगे इसमें, जैसे जितने भी अयस्क हैं आपके, वो सारे के सारे आपके कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे लौह अयस्क, एलो अयस्क, ठीक है,
और प्रकार की धातुएं, बहुमूल्य धातुएं, नमक, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, ये सारे के सारे आपके खनिज के रूप में उपयोग में आते हैं। फिर बात आती है जो है पशु और जीव जंतु की। तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, जंगली एवं सामुद्रिक, और दूसरा पालतू जीव। तो ये भी हमारे किसी न किसी काम आते हैं, एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में आते हैं। वनस्पतियाँ अगर हम बात करें तो दो तरीके से काम में आती हैं, प्राकृतिक और कृषि। प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, जैसे गोंद हो गया, रबड़ हो गया, कॉर्क हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आ जाएंगी। और जो कृषित जो वनस्पति उसमें सारी की सारी आपकी फसलें आ जाएंगी, जैसे तिलहन यानी कि तेल वाली जो फसलें हैं, गन्ना, रबड़, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। हम खाद्य पदार्थों की बात कर रहे थे, तो खाद्य पदार्थ के रूप में भी इनको 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे खनिज, वनस्पति, पशु एवं जीव जंतु। तो खनिज पदार्थ में अब कौन सी चीज़ें खाने के काम आती हैं? तो सबसे पहले आपका नमक है। तो नमक को खनिज के रूप में हम खाद्य पदार्थ के रूप में हम काम में लेते हैं। वनस्पतियाँ, फिर दोबारा से वही बात आ जाती है, दो तरीके की वनस्पति होगी, एक प्राकृतिक, दूसरी कृषित। तीसरे रूप में आ जाएंगे फिर दोबारा से आपके पशु एवं जीव जंतु, जिनसे हमें खाने के लिए जो सामग्री प्राप्त होती है, जैसे दूध है, दूध के पदार्थ हैं, मछली है, शहद है, अंडे हैं, ये सारे के सारे जो हैं हम खाने के उपयोग में लेके आते हैं। आप इस डायग्राम को देखें, इससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उपयोग की निरंतरता के आधार पर मैंने बता दिया था नवीकरण योग्य अथवा अक्षमाप्य। सारे के सारे इसमें क्या आ जाएंगे? सौर ऊर्जा, वायु, जल, वनस्पति, कृषि उपजें, मनुष्य, ये सारे के सारे क्या है? नवीकरण योग्य या अक्षमाप्य संसाधन है। नवीकरण अयोग्य अथवा अक्षमाप्य संसाधन, इसमें सारे के सारे आपके फॉसिल फ्यूल आ जाएंगे, जैसे कोयला हो गया, इसके अलावा आपका पेट्रोलियम हो गया। तो ये नवीकरण अयोग्य जो है संसाधन है, इनका एक बार उपयोग के बाद में दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर किसी को याद हो तो कोयला कैसे बना था? कोयला बना था जो वनस्पति है उसके दबने से, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। और जो पेट्रोलियम है वो जीव जंतुओं के अवशेषों से बना था। उसके ऊपर जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा तो जो है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। चक्रीय संसाधन, फिर वही बात आ जाएगी। चक्रीय संसाधन यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें जो बार बार उपयोग में लाई जा सकती हैं, जैसे जल हो गया या कोई लौह अयस्क हो गया। उद्भव के आधार पे जैविक और अजैविक, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। यानी कि जैविक संसाधन कौन से होते हैं? पृथ्वी के जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। पशु पक्षी, वनोत्पाद, फसलें, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जैविक संसाधनों में आ जाएंगी। और आपकी अजैविक जो संसाधन है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? धरातल, भूमि, मिट्टी, वायु, चट्टानें, खनिज पदार्थ, ये सारे के सारे आपके अकार्बनिक या अजैविक संसाधनों में आ जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा भूमि के बारे में, क्योंकि एक्चुअली तो ये एक अजैविक संसाधन है लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि हमेशा से मनुष्य के लिए उपयोगी रही है कहीं ना कहीं। मानव सदा से अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता आया। वह प्राकृतिक भूदृश्य को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बदलकर सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास करता आया है। भूतल पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक घटना से मनुष्य जो है वो अछूता नहीं रहा है कभी भी। और मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो भूमि संसाधन की, तो भूमि के ऊपर हमको बहुत प्रकार की भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे पर्वत, पठार और मैदान। ये कहीं ना कहीं
ये कहीं न कहीं जो है प्रभावित करते हैं मनुष्य के आवास को। तो जैसे अगर हम बात करें तो पर्वतों से क्या संबंध होता है, तो पर्वत कहीं न कहीं जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। पर्वत कहीं न कहीं जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जलवायु विभाजक की जो है भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी बात करी थी विंडवर्ड साइड की और लीवर्ड साइड की। विंडवर्ड साइड में बारिश ज़्यादा होती है और लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती है। पवन भिमुखी और पवन विमुखी ढाल, तो पवन भिमुखी ढाल पे बारिश होती है और पवन विमुखी ढालों पे बारिश नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट को असर डालती हैं। इसी वजह से यही बात होती थी कि पुणे में जो है बारिश ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। रीज़न यही है क्योंकि वो दूसरी साइड में है आपके जो वेस्टर्न कोस्ट है, और दूसरा जो है आपकी दूसरी साइड है वेस्टर्न कोस्ट के। तो इस वजह से क्या है कि दोनों के बीच में एक पर्वत आ गया है, और दोनों के सेम लैटिट्यूड पे होते हुए भी, लगभग सेम लैटिट्यूड पे होते हुए भी दोनों की जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा हमें पर्वतों से बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पति प्राप्त होती है, चाहे वो प्लाईवुड हो, फर्नीचर हो, लाख हो, खेलों का सामान हो, कागज़ हो, सारी की सारी चीज़ें हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। खनिज संपदा के बहुत ज़्यादा भंडार मिलते हैं हमें पर्वतों में ही। ऐसे ही बहुत सारी जो नदियाँ, और ज़्यादातर नदियाँ हमारी पहाड़ों से ही निकलती हैं। इसके अलावा जो जल विद्युत उत्पादन है वो कहीं ना कहीं पर्वतों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आपकी बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं यहाँ से। कृषि, ज़्यादातर कृषि के लिए जो पर्वत हैं वो काम में नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीढ़ीदार खेत बनाकर हम उसको काम में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन स्थलों का काम करते हैं। बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, रिफ़्रेश होके आते हैं। राजनीतिक जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण जो है आपके जो है पर्वत करते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये देशों को एक दूसरे से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे अगर अपने यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो कहीं ना कहीं अपनी जो जलवायु है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अगर हिमालय नहीं होता तो हो सकता है जो एशिया, सेंट्रल एशिया या मिडल एशिया, उससे होके बहुत सारे आक्रमणकारी आ जाते हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं हिमालय ने हम लोगों को प्रोटेक्ट भी किया है। फिर दूसरे स्थलाकृति की बात करते हैं हम पठार की, तो पठार भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आपको अगर आइडिया हो तो ज़्यादातर जो पठार हैं वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की वजह से ही बने हुए हैं, और इनकी जो पठार हैं, पठार में बहुत ज़्यादा बहुमूल्य खनिज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यही रीज़न है कि ब्राज़ील का पठार लोहे के लिए, बोलीविया का पठार जो है टिन के लिए, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार सोने और हीरो के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार जो चीन है, चीन का यूनान पठार टंगस्टन के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं एक बार इनकी लोकेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है बोलीविया। बोलीविया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बोलीविया का पठार। इसके अलावा एक और है पैटागोनिया का पठार। ये लोकेशन देखें आप, पैटागोनिया का पठार साउथ अमेरिका में। इसके अलावा हमने बात करी थी ब्राज़ील का पठार, तो आप यहाँ पे ब्राज़ील का पठार देख पा रहे हैं। ये इस पोर्शन में ये ब्राज़ील का पठार है यहाँ पे। तो ब्राज़ील का पठार जो है ये लोहे के लिए, बोलीविया का जो पठार है ये आपकी टिन के लिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार यानी कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पोर्शन में बहुत सारा सोना और हीरा मिलता है तो वो उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यूनान का पठार जो है ये चाइना में है भाई। ये यूनान, ये है ये
ये देखिए आप, ये यहाँ पे आपको शान पठार देखने को मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे यूनान पठार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो शान का पठार है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, खनिज संपदा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। म्यांमार में है शान प्लेटो, ध्यान से देखिए, ये शान स्टेट। इसके अलावा यूनान का पठार, ये टंगस्टन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। दूसरा, जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं पठार, कहीं ना कहीं जलवायु के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। साथ ही कृषि हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत घास वगैरह मिल जाती है, और घास वगैरह मिल जाने की वजह से थोड़े बहुत जो विश्व के जो घास स्थल हैं वो यहाँ पे विकसित हुए हैं, पशुचरण की व्यवस्था हो पाई है। तो बहुत सारे जो है, जैसे पैटागोनिया का पठार मैंने अभी आपको दिखाया, वेल्ड का पठार, ये एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। पैटागोनिया का पठार घास स्थलों के रूप में, इसी तरीके से वेल्ड का पठार, ये देखिए आप, ये है अफ्रीका, और अफ्रीका में ये है साउथ अफ्रीका, आपको लोकेशन का पता चल रहा होगा। तो साउथ अफ्रीका के यहाँ पे लगभग इस साइड में वेल्ड पठार देखने को मिलता है, ये यहाँ पे। तो ये भी एक घास के रूप में एरिया जो है विकसित हुआ है, तो ये पठारों के ऊपर ही पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पठार वगैरह हैं, क्योंकि थोड़ा पथरीला सा एनवायरनमेंट होता है, तो जो अगर पानी भी इसके ऊपर से फ्लो करेगा तो जंप करता हुआ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या इसका हम उपयोग जल विद्युत के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जलवायु, इसके अलावा जनसंख्या जो है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या पठारों पे भी रहती है, लगभग 9% जनसंख्या आपके पठारों पे रहती है। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरी स्थलाकृति की, जो कि है आपके मैदान। तो मैदान का आपको पता ही है, ज़्यादातर जनसंख्या विश्व की लगभग 90% जो जनसंख्या है वो आपके मैदानों में रहती है। मैदानों में ही कृषि पॉसिबल है, मैदानों में ही परिवहन पॉसिबल है। इसी वजह से जो है विश्व की जो पुरानी जो आपकी सभ्यताएं हैं वो मैदानों में ही फली फूली हैं, उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा फले फूले हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थलाकृति मानव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात कर लेते हैं उद्देश्य के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर, ये भी हमने पहले एक बार कर लिया है, एक बार फिर कर लेते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, तो एनर्जी रिसोर्सेज के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, समाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन, तो समाप्य में वही लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज आ जाते हैं आपके। असमाप्य संसाधन ये वो संसाधन है, ऊर्जा तो प्रदान करते हैं लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल यानी कि आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ज्वारीय शक्ति, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। कच्चे माल के रूप में अगर हम फिर दोबारा से बात करें तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, खनिज के रूप में, वनस्पतियों के रूप में और पशु और जीव जंतुओं के रूप में। तो खनिज के रूप में हमको पता ही है कि बहुत सारे खनिज पदार्थ आपके कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे लोह अयस्क, नमक, चूना पत्थर, चिक्का मिट्टी, इमारती पत्थर, मिश्र धातुएं, बहुमूल्य धातुएं, सारी की सारी आपकी खनिज पदार्थों में आ जाएंगी, जो कच्चे माल के रूप में उपयोग होती हैं उद्योगों में। वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो वनस्पतियां भी बहुत सारी हमारे कच्चे माल के रूप में उपयोग होती हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति वो हैं जो हमको वनों से प्राप्त हो जाएंगी, इनके उगने में मानव का कोई बड़ा रोल नहीं रहता। जैसे लकड़ी होगी, गोंद होगी, रेजिन हो गया, रबड़ हो गया, कॉर्क होगी, अलग अलग जो पेड़ हैं उनकी छाल हो गई, तो ये सारी की सारी आपकी प्राकृतिक वनस्पतियों में आ जाएंगी। कृषित जो वनस्पतियां हैं उसमें आ जाएंगी आपके, जिन वनस्पतियों को मानव जो है वो बोता है और जो किसी न किसी उद्योग के कच्चे माल के रूप में उपयोग में आती हैं। जैसे गन्ना हो गया, तो गन्ने से आपकी चीनी बन रही है, गुड़ बन रहा है,
इसी प्रकार कपास है, कपास के ऊपर जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या है, आपके कृषित वनस्पतियाँ होगी। इसी प्रकार तेल हैं, तेल के ऊपर आपके बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ जो हैं डिपेंडेंट होती हैं। पशु और जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो हमको बहुत सारी अन्य चीज़ें प्राप्त होती हैं इससे। हम बात कर रहे थे पशु और जीव जंतुओं की, तो इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे जंगली और सामुद्रिक जीवों से हमें खाले, सींग, हाथी दांत, तेल, चर्बी इत्यादि प्राप्त होते हैं। पालतू पशुओं से हमें जो है दूध वगैरह हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। खाद्य पदार्थ की अगर हम बात करें तो 3 भागों में फिर दोबारा से हम बांट देंगे। खनिज पदार्थ, इससे नमक इसका सबसे बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे खाद्यान्न में एक खनिज उपयोग होता है जो कि नमक है। वनस्पति फिर दोबारा से 2 भागों में आ जाएगी, प्राकृतिक और कृषित। तो फिर सारी की सारी वही चीज़ें हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जो खाने के उपयोग में आती है, जैसे कोई फल हो गया, कंदमूल हो गया, खुम्बी हो गया। कृषित यानी कि वो सारी की सारी फसलें जो खाने के उपयोग में आती हैं, वो आपकी कृषित उसमें आ जाएंगे, जैसे गन्ना हो गया, फल हो गया, मसाले हो गया, तिलहन हो गया। फिर पशु और जीव जंतु वही सारी चीज़ें जो आपके खाने में उपयोग में आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दूध पदार्थ हो गए, शहद हो गया, मछली हो गया, तो ये आपके खाद्य पदार्थ हैं। तो भाई ये था आपका लेक्चर। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।